हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगा। ध्यान से सुनना सर। इससे पहले मैंने आपको एमटीपी का फर्स्ट एमटीपी का इनकम टैक्स पार्ट का सर केस सिनेरियो और एमसीक्यू करा दिया था। इस वीडियो में अपन डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट करेंगे सर, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट भी अच्छा है। कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, एग्जाम में आने के चांसेस भी है सर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते। देखो, मैं आपको एक अच्छी चीज सिखाता हूँ, ध्यान से सुनना। डिस्क्रिप्टिव पार्ट का ये जो क्वेश्चन है, इसको करने के दो तरीके हैं। एक, हम सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा पढ़ें और फिर उसको बाद सॉल्व करना स्टार्ट करें। ठीक है, और दूसरा है, मैं आपको ना एक मेरे को लगा बहुत सारे स्टूडेंट है जो एग्जाम में टोटल इनकम का क्वेश्चन नहीं बना पा रहे। टाइम शॉर्ट हो जा रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो मैंने सोचा यार कुछ तो एक तरीका बताऊं स्टूडेंट को जिससे वो बहुत हद तक बना ले और कम से कम उसका सर स्टेप मार्किंग तो बने, कुछ तो बने। तो मेरे को लगता है एक स्टूडेंट को ये तरीका ट्राई करना चाहिए। मैं आपको ये तरीका समझाता हूँ सर, ध्यान देना, सीखना समझना। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते, आओ नीचे आओ। सबसे पहले कभी भी बड़े क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, नीचे आगे पढ़ते हैं। सर क्या बोल रहे हैं, देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर सुभाष फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 अंडर बोथ द रिजिम। लो भाई, अंडर बोथ द रिजिम तो नॉर्मल भी चल रहा है, 115 बीएसी भी चल रहा है, टैक्स लायबिलिटी निकालने बोला है हमें सर। ठीक है, चलो अब आओ ऊपर क्वेश्चन पढ़ो। देखो सर, आपको ये क्वेश्चन देख के एक चीज तो समझ आ गई होगी, इसमें कहानी जो चालू होने वाली वो कहां से होगी, नेट प्रॉफिट से। ठीक है, तो देखो, मिस्टर सुभाष अ मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फर्टिलाइजर एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एज 61 ईयर्स। एज का ध्यान रखना सर, टोटल इनकम का क्वेश्चन है, एज ध्यान रखोगे 61 ईयर। मैन्युफैक्चरर है, ध्यान रखोगे सर, क्योंकि एडिशनल डेप्रिसिएशन हो सकता है। प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। अब इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी है। दो टाइप के स्टूडेंट, एक पूरा पढ़ो फिर नीचे पूरा एडजस्टमेंट पढ़ो और उसके बाद एक एक का ट्रीटमेंट करने जाओ, इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। मैं क्या बोलता हूं, एक काम करो, हमें ये तो पता है नेट प्रॉफिट से कहानी चालू करनी है, पेज ऐड करो और बनाना स्टार्ट कर दो। क्योंकि क्या होगा मैं बता रहा हूं, इससे हमारा एग्जाम में ना टाइम सेव होगा। आप बोलोगे सर इससे एक आध एडजस्टमेंट में मिस्टेक भी तो हो सकती है, मिस्टेक होगी उसको काट देना। फायदा ये है सर, इससे आपका टाइम सेव होगा और आप ज्यादा से ज्यादा एडजस्टमेंट कर पाओगे। चलो मैं आपको दिखाता हूं। तो अपन को कहानी चालू तो नेट प्रॉफिट से करनी है, पेज ऐड कर लेते पहले भाई। ठीक है, ये हो गया पेज ऐड। तो एग्जाम में सब स्टूडेंट यहां पर लिख के आएंगे, सभी स्टूडेंट लिख के आएंगे सर। ठीक है, यहां लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ, ठीक है, यहां पर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ठीक, ऑफ मिस्टर सुभाष, पूरा लिख के आना सर। ठीक है, अंडर नॉर्मल स्कीम। ठीक है, ये अभी मैं शॉर्ट में लिख दिया, आप एग्जाम में शॉर्ट में मत लिखना, बट पूरा लिख के आना सर। ठीक है, सब स्टूडेंट पूरा लिख के आएंगे सर। ठीक, इसके बाद इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि लाइन काफी बड़ी जाएगी सर। एक लाइन, दो लाइन, ठीक है सर। अब अपन क्या करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे सर। चलो यहां लिख लेते सर पर्टिकुलर्स, यहां लिख लेते रुपए एंड यहाँ रुपए। सर ये ऊपर वाली लाइन लिख के आना, इसका शॉर्ट मत करना, अभी मैंने शॉर्ट किया सर। आप स्टूडेंट एग्जाम में पूरा लिख के आएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर सुभाष फॉर द असेसमेंट ईयर दिस अंडर नॉर्मल प्रोविजन। पहले मैं नॉर्मल प्रोविजन से कर रहा हूँ, फिर 115 बीएससी से कर लूंगा सर। ठीक है, तो सर हमें सबसे पहली इनकम जो दिख गई है वो पीजीपी की तो दिख गई है सर। तो एक काम करते हैं, इसका कलर चेंज करें क्या यार, ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले सर पीजीबीपी, पीजीपी की इनकम दिखी, उसमें मेरे को नेट प्रॉफिट दिख गया सर। ठीक है, और नेट प्रॉफिट कितना है सर, 75,43,815। बाप रे, 75,43,815, कहां कहां से ऐसे फिगर ढूंढ रहे सर। ठीक है, अब हमें ये जरूर पता है सर इसमें ऐड भी होता है और थोड़ा गैप देके लेस भी होता है, दोनों चीजें होती है सर। अब एक एक आइटम पढ़ते जाओ और ट्रीटमेंट करते जाओ। मैं बोलता हूं पहले क्रेडिट साइड पढ़ लो, कम चीजें होती है। सेल है, क्लोजिंग स्टॉक है, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। डिविडेंड इनकम फ्रॉम इंडियन कंपनी, सर डिविडेंड यहां क्या कर रहे हैं, डिविडेंड को हम कहां लेके जाएंगे सर, आईयूएस में लेके जाएंगे। चलो हटाओ यहां से, इसको डालो सबसे पहला
अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एग्जाम में कोई शॉर्ट में नहीं लिखेगा, यहाँ लिख रहा हूँ डिविडेंड 17,20,000। बहुत सारे स्टूडेंट ये प्रेजेंटेशन में मिस्टेक करते हैं सर, ठीक है। फिर थोड़ा गैप देखे, मेरे हिसाब से तो एक और पेज ऐड कर ही लो, लग ही जाएगा, ठीक है सर। थोड़ा गैप देके यहाँ पर लिख लो आईयूएस की इनकम। सर आईयूएस में सबसे पहला डिविडेंड तो मिल गया सर 17,20,000, ठीक है। उसके बाद देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी नेट ऑफ टैक्स दिया हुआ है सर, इंटरेस्ट रिसीव किया है सर एफडी में, तो इसको पहले तो नेट ऑफ टैक्स है, यहां से हटाओ, पीजीपी से हटाओ, इंटरेस्ट तो 1,08,000 है, ठीक है। इसको डाल दो आईयूएस में, इंटरेस्ट सर ये 1,08,000 जो है ये नेट है, तो इंटू 90 डिवाइड बाय 100, 1,08,000, ठीक है, इंटू 100 डिवाइड बाय 90, सर ये आ रहा है 1,20,000। पहले तो ये समझ आया कि नहीं सर, ये ऊपर क्वेश्चन में सामने से बोला है सर, सामने से आपको क्वेश्चन में बताया है सर कि नेट ऑफ टीडीएस है, तो जब नेट ऑफ टीडीएस है तो क्या हमें उसको क्वेश्चन में ग्रॉस करना पड़ेगा? यस, हमें ग्रॉस करना पड़ेगा, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है सर, अगला दिया हुआ है रेंट रिसीव्ड, ठीक है। रेंट रिसीव्ड यहां कैसे आएगा सर, हटा दो, कितना अमाउंट है 7,20,000, हटाओ इसको, यहां पर रेंट रिसीव्ड 7,20,000, सर यहां नहीं आएगा सर, हम पढ़ के आए, इसके लिए भी लाइन ड्रॉ कर ही लो, लाइन तो लगेगी यार, ठीक है, ठीक ठीक, यहां पर लिख लेता हूं सर मैं IHP, सर रेंट रिसीव दिया हुआ है सर 7,20,000 है सर, ठीक है। इसके आगे म्युनिसिपल टैक्स वगैरह कुछ देगा तो ठीक, नहीं तो यही कहानी हो जाएगी सर। इनकम टैक्स रिफंड यहां क्या कर रहा है, हटाओ इसको, ये तो टैक्सेबल ही नहीं होता है सर, हटाओ इसको। इनकम टैक्स रिफंड 18,000, आया समझ में कैसे कर रहा हूं सर, एक एक चीज पढ़ते जा रहा हूं, पढ़ते जा रहा हूं और उसका ट्रीटमेंट करते जा रहा हूं, पढ़ते जा रहा हूं उसका ट्रीटमेंट करते जा रहा हूं, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक से मुझे कोई दिक्कत नहीं, परचेज से दिक्कत नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस से दिक्कत नहीं, फ्रेट इनवर्ट से दिक्कत नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी एंड वेजेस है, जनरल एक्सपेंस है, रेंट एंड रेट्स है, इंटरेस्ट पेड ऑन लेट पेमेंट ऑफ जीएसटी, क्या ये अलाउड है? यस सर ये अलाउड है सर, ये इनकम टैक्स वाला इंटरेस्ट नहीं है, जीएसटी वाला है, बिल्कुल अलाउड है, जीएसटी का जब हम टैक्स पेड लेते हैं तो ये भी अलाउड है। इनकम टैक्स पेड सर ये नहीं आता, पर्सनल नेचर का खर्चा क्या कर रहा है यहां पर, इनकम टैक्स पेड सर सेक्शन 37 डिसअलाउ करता है सर, पर्सनल नेचर का खर्चा नहीं कर सकते। इंटरेस्ट पेड ऑन एनबीएफसी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, डेप्रिसिएशन एक कहानी है सर, डेप्रिसिएशन के लिए हमें देखना पड़ेगा नीचे क्या दिया हुआ है सर, अगर ये एज पर इनकम टैक्स होगा तो छोड़ देंगे, एज पर बुक्स होगा तो ऐड कर लेंगे, फिर इनकम टैक्स वाला माइनस करेंगे, ठीक है भाई। आगे देखो नेट प्रॉफिट, इसी से तो हमने जिंदगी चालू करी, अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखो, द टर्नओवर ऑफ मिस्टर सुभाष फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2024 वाज 3 करोड़ 8 लाख, लो भाई इसका पिछले साल का टर्नओवर 3 करोड़ 8 लाख है सर, मतलब ये आपको सामने में से ना क्वेश्चन में हिंट करना चाह रहा है कि भाई मैं तेरे को टर्नओवर बता रहा हूं, मैं तेरे को टर्नओवर बता रहा हूं, ध्यान से सुन ले, अगर कहीं क्वेश्चन में टीडीएस वाली बात आई तो ध्यान रखना, बाकी अपन देखते हैं आएगी कि नहीं बात। उसके बाद दिया हुआ सर क्लोजिंग स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड बाय 25,000, तो क्लोजिंग स्टॉक हमने अंडर वैल्यू किया है सर, ठीक, तो क्लोजिंग स्टॉक हमें बढ़ाना है, बढ़ाएंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ेगा सर, तो ऐड में लिख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड कितना 25,000, ठीक है। इसके बाद आ गया और नीचे देखते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्या दिया हुआ है, rates and taxes include 5,000 paid towards late fee of his income tax return for the assessment year 25-26 under section 234F of the Income Tax Act 1961। सर क्या ये इनकम टैक्स वाली लेट फी अलाउड होती है? नहीं ना सर, पर्सनल नेचर की चीजें कहां डाल रहे हो आप, ऐड कर लो इसको,
रेट एंड टैक्सेस में 5000 ऐड हो जाएगा सर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्लीज कोई भी एग्जाम में शॉर्ट में मत लिखना, ठीक है। अगला, सैलरी इंक्लूड 15,000 पेड ऑन सिंगल डे बाय वे ऑफ कैश टू हिज अकाउंटेंट। ठीक है भैया, कहां से तुमने कैश दे दिया? 10,000 से ज्यादा कैश दे नहीं सकते हम, सेक्शन 40A3 पढ़ के आए हैं सर, जो हमें अलाउ ही नहीं करता है सर एक दिन में 10,000 से ज्यादा कैश देने के लिए। आपने तो 15,000 कैश दे दिया। अरे बात समझ, देखो ये तरीका समझो सर, मैं पढ़ते जा रहा हूँ ट्रीटमेंट करते जा रहा हूँ, पढ़ते जा रहा हूँ ट्रीटमेंट करते जा रहा हूँ। एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि एक बार पूरा नीचे एडजस्टमेंट पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, फिर दोबारा जाके ट्रीटमेंट करो। आप एक बार के लिए तरीका अप्लाई करके देखो, बहुत मजा आएगा सर। अगला देखो, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन ऑफ ₹10 लाख टेकन फ्रॉम NBFC। ठीक है, इंटरेस्ट तो अलाउड है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शन 43B अलाउ करता है सर, प्रोवाइडेड पे हो जाना चाहिए, और पे तो किया है भाई ने। आउट ऑफ द लोन अमाउंट टू ₹2 लाख वाज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस। ये गड़बड़ हो गया सर, ये गड़बड़ हो गया। एंड द बैलेंस वाज यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस एंड नो TDS वाज डिडक्टेड। ए भाई भाई साहब, TDS भी नहीं डिडक्ट किया है सर। और हम पढ़ के आए सर, पेमेंट टू अ रेसिडेंट। अगर आपने TDS नहीं काटा तो 30% डिसअलाउड, प्रोवाइडेड आपके ऊपर TDS का प्रोविजन एप्लीकेबल होना चाहिए, और एप्लीकेबल होगा क्योंकि इसका टर्नओवर पिछले साल का 3.8 करोड़ है सर, इसीलिए तो वो टर्नओवर दिया था। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट के लिए अब मेहनत करनी पड़ेगी। आ जाओ फिफ्थ। एक तो इंटरेस्ट, पहले तो आप ये देखो सर, इंटरेस्ट कितना है सर हमारा 1,20,000, ये 1,20,000 जो है वो 10 लाख में, 2 लाख तो पर्सनल है ना सर, कितना हो जाएगा 24,000। पहले तो ये 24,000 का पर्सनल है, डिसअलाउ करो, क्रिस्टल क्लियर। अगला सर, TDS नहीं काटा था, याद है, TDS ऑन इंटरेस्ट नहीं काटा, जिसके कारण 30% डिसअलाउ हुआ। तो कितना इंटरेस्ट पे किया इसने 1,20,000 माइनस कर लो इसमें से 1,20,000, 96,000, इसका 30%। सर ये आ रहा है 28800। ये रहा 28800, आया समझ। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है हमें, ये वाले पॉइंट का ट्रीटमेंट हो गया। अगला, मिस्टर सुभाष पेड 45,000 बाय चेक ड्यूरिंग द ईयर टुवर्ड्स अ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर हिमसेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। चलेगा, बिल्कुल चलेगा, और इसकी एज तो 61 ईयर्स है, 45,000 मिलेगा, 80D में ले लेंगे हम। तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, थोड़ा सा गैप दे के लिख लेता हूं कि भैया यहाँ मेरी ग्रॉस टोटल इनकम आएगी, यहाँ माइनस करूंगा मैं डिडक्शन, और डिडक्शन में मेरे को एक तो मिल गया सर 80D का 45,000 का। ठीक है, आगे देखो, जनरल एक्सपेंस इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 20,000 पेड बाय चेक टुवर्ड्स एन एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन अ सोविनियर रिलीज्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी। ओ भाई भाई साहब, सर ये तो हम पढ़ के आए, सेक्शन 37 में ये पॉइंट दिया हुआ था सर कि जो ये हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं सर ऑन द इन अ सोविनियर रिलीज बाय द पॉलिटिकल पार्टी, ये एक्सपेंस अलाउ नहीं होता है, ऐड कर लो। जनरल एक्सपेंस 20,000 डिसअलाउ हो जाएगा, पर मेरा क्वेश्चन ये नहीं था सर, 20,000 डिसअलाउ वाला तो मेरा क्वेश्चन था ही नहीं सर। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि सर 20,000 डिसअलाउ तो कर दिया है, बट सर क्या इसके लिए हमें 80GGC मिल जाएगा? मेरा क्वेश्चन यही था इसमें। भाई देखो, आप डिसअलाउ किए, मैं मना नहीं किया सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, बट क्या 80GGC मिलेगा नहीं मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर एक बात सोचने लायक चीज है। आप अगर इसमें ध्यान दो तो सर हम किस पे पैसा दे रहे हैं, एडवर्टाइजिंग पब्लिश्ड इन अ सोनियर रिलीज बाय लोकल पॉलिटिकल पार्टी। सर लोकल पॉलिटिकल पार्टी है ये बड़ा प्यारा पॉइंट है, बहुत सारे स्टूडेंट 80GGC की डिडक्शन लेके आ जाएंगे सर, ये लोकल पॉलिटिकल पार्टी है सर। ठीक है, लोकल पॉलिटिकल पार्टी है, समझो लोकल है ये। ठीक है, ये अगर कोई रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होती तो आपको मैं अलाउ कर भी देता, वहां की लोकल पॉलिटिकल पार्टी है, कोई नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो ये खर्चा हमें नहीं मिलेगा।
ATGGC में डिडक्शन नहीं मिलेगी, ये बात ध्यान रखने वाली बात। मेरे हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट ये पॉइंट पे गड़बड़ कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि करेंगे ही, बट ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात। अगला, ही रिसीव्ड एन इनकम टैक्स रिफंड ड्यूरिंग द ईयर व्हिच इंक्लूड्स 2000 टुवर्ड्स इंटरेस्ट। देखो इनकम टैक्स रिफंड तो मैं ऐड कर दिया था, 2000 टुवर्ड्स इंटरेस्ट है तो आईयूएस में इनकम दिख जाएगी। चलो आईयूएस में आईयूएस का गया इनकम टैक्स रिफंड, भाई 2000 यहां आ जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट टैक्सेबल है सर आईयूएस में, ठीक है। उसके बाद आगे देखो नेक्स्ट, depreciation charges as per Income Tax Act 1962. Thank you. However, it could not include a depreciation on new machinery purchased and put to use on the 23rd September 2024 for manufacturing activity. The cost of vehicle is 3,10,000. ठीक है, तो ये जो न्यू मशीन खरीदा है इस पे इसने डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम किया है, लिखा तो है it does not include depreciation on new machinery purchase and put to use on 23rd for manufacturing activity और cost of vehicle is 3,10,000. तो सर क्या हम इस पे डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे? यस, हमें तो डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा ना सर, तो ये लेस में जाएगा सर। डेप्रिसिएशन सर 3,10,000 है और सितंबर की कहानी है, 23rd सितंबर है ना, कहा गया, हाँ 23rd सितंबर, 23rd सितंबर से 31st मार्च 2025 तक क्या 180 डेज से ज्यादा पुट टू यूज है? यस 180 डेज से ज्यादा है, तो क्या पूरा डेप्रिसिएशन मिल जाएगा? यस पूरा डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। बात इस पे नहीं अटकती, बात ये है कि क्या इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, ये कहानी है सर। क्या इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा? सर आप बात ध्यान से समझो, सर हमने न्यू मशीनरी परचेज किए, न्यू मशीनरी परचेज, और न्यू मशीन पे क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है? यस बिल्कुल मिलता है सर। तो क्या हम यहाँ पर नॉर्मल 15% प्लस एडिशनल 20% क्या दोनों लेंगे? यस हम दोनों लेंगे। आ रही बात समझ? तो यहाँ पर आ जाएगा 35% डेप्रिसिएशन, कहाँ गया, इंटू 35%, कितना हो जाएगा यार, 3,10,000 इंटू 35%, ये आ जाएगा 108500। और ध्यान रखना, मैं एक स्टूडेंट को हमेशा एक चीज बोलता हूं कि जब नॉर्मल प्रोविजन से पहले बनाओ ना, तो एक काम क्या करो, स्टार कर करके ना लिख लिया करो कि 115 बीएससी में किन चीजों का इंपैक्ट आने वाला है। एक ये एडिशनल डेप्रिसिएशन का 115 बीएससी में आ जाएगा, ठीक है, और एक ये डिडक्शन का 115 बीएससी में इंपैक्ट आ जाएगा, ताकि जब आप 115 बीएससी बनाओ ना तो आपको पता हो कि मैंने स्टार किया था, मुझे पता है इन सब ट्रीटमेंट 115 बीएससी के हिसाब से करना है मेरे को। आ रही बात समझ? और जो 115 बीएससी के हिसाब से पहले बना रहा हो वो भी स्टार करके रख लेना, वो नोट करके रख लेना कहीं कि मेरे को नॉर्मल प्रोविजन में इन चीजों का ध्यान देना है, क्योंकि ये तो करना ही पड़ेगा सर आपको, इसका कोई ऑप्शन तो है नहीं सर, ठीक है। इसके बाद कहानी, एडवांस टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 15 लाख, करेंट ईयर में 15 लाख का एडवांस टैक्स दिया है सर, ठीक है, ओके। अब चालू करते हैं सर, लेट्स स्टार्ट। इसके अलावा तो कुछ और बचा नहीं है, तो अब हम कुछ कुछ चीजें कर सकते हैं सर, चलो ध्यान दो। अब हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले आईएचपी की कहानी चल रही थी, तो म्युनिसिपल टैक्स वगैरह कुछ दिया नहीं है सर, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, एनएवी माइनस कर लो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, 7,20,000 इंटू 30%, 2,16,000, ये माइनस कर लेते हैं, तो 5,04,000, ठीक है, ये आउटर कॉलम में आईएचपी का चले गया, ठीक है। ऐसे ही आईयूएस का निकाल लेते सर, आईयूएस का टोटल कर लेते, 17,20,000 प्लस 1,20,000, अबे 1,20,000 प्लस 2,000, ये आ रहा है सर 18,42,000, ठीक है, ये आईयूएस का हो गया। अब पीजीपी की बात आती है सर, चलो पीजीपी में टोटल करते हैं, आराम से करना सर, 7,543,815 प्लस 3,45,000 प्लस 25,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000 प्लस 24,000 प्लस 2,88,000 प्लस 20,000 प्लस नहीं माइनस है उसके बाद 17,20,000 माइनस 1,08,000 माइनस 7,20,000 माइनस 18,000 माइनस 108500, ये आ रहा है सर आपका 533
2115, ये पीजीपी की आई। अब इसमें आईओएस के ऐड कर लो 18,42,000 प्लस आप ऐड कर लो ये आईएचपी का 5,04,000। सर ये आपका टोटल आना चाहिए 7678,115, ये एज पर नॉर्मल प्रोविजन। अब एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, सर एक बात बताओ, आप तो आईएचपी को नीचे लेके चले गए, सर आईएचपी तो पीजीपी से पहले आता है। डेफिनेटली आता है, पर आप मेरी बात समझो, एग्जाम में आप अगर हेड्स का सीक्वेंस मेंटेन करने जाओगे तो बहुत मुश्किल है सर, समझो मेरी बात। फिर तो आपको ढूंढना पड़ेगा कौन कौन से हेड की इनकम पहले दिख रही है सर, वो बहुत लोचा हो जाएगा। मैं जो ये तरीका बताया, पढ़ते जाओ ट्रीटमेंट करते जाओ, पढ़ते जाओ ट्रीटमेंट करते जाओ, जहां जहां जितनी जगह उसका इंपैक्ट आ रहा है हर जगह ट्रीटमेंट करते जाओ। आई पर्सनली बिलीव अगर आप ये तरीका अप्लाई करते हो बहुत हेल्प होगी, और गारंटीड है बहुत जल्दी क्वेश्चन बनेगा और बहुत कॉन्फिडेंस भी आएगा सर। ठीक है, डिडक्शन में तो एक ही है सर 45,000, तो 45,000 माइनस कर लो तो ये मेरी टोटल इनकम आ जाएगी माइनस 45,000, तो ये आ जाएगा सर 7633,115। ठीक है, आया समझ। अब अपन को इसमें टैक्स निकालना है, तो भाई टैक्स निकाल लेते हैं। अब इसकी एज कितनी है सर, एज हमने पहले ही देखा था सर क्वेश्चन में कि एज इसकी कितनी है 61 ईयर्स है, तो 61 ईयर्स के बेसिस में टैक्स निकालते हैं सर। कहाँ गया भाई, ये रहा सर, टैक्स निकालते हैं। तो पहले 10 लाख तक तो फिक्स्ड है, ठीक है 10 लाख तक फिक्स्ड है, कितनी आएगी 1,10,000 आएगी। उसके बाद बैलेंस पे 30% कर लेंगे, फिर प्लस 15 पर ये 10% सरचार्ज करेंगे, प्लस 4% एजुकेशन सेस करेंगे, तो 76 लाख 33,115। ठीक है, माइनस पहले 10 लाख हटा दो क्योंकि 10 लाख में तो फिक्स्ड है, बचे पे 30%, फिर प्लस 1,10,000 प्लस आएगा आपका 10% सरचार्ज, क्योंकि सर 50 लाख से ऊपर है, 10% सरचार्ज प्लस 4% एजुकेशन सेस, तो ये आपका टैक्स आ जाएगा 24023, अरे बाप रे 25। ठीक है, राउंड फिगर में कुछ इधर उधर हो सकता है, बट बाकी टैक्स आपका ये आ जाएगा। ये आपकी टैक्स लायबिलिटी आई, नेट टैक्स पेबल नहीं आया सर, टैक्स लायबिलिटी आई है आपकी, इतना टैक्स आपका बनता है। अब एक स्टूडेंट बोलेगा सर मेरा टीडीएस भी तो कटा है, मेरा एडवांस टैक्स भी हुआ है, तो क्या वो सब माइनस करके मेरा नेट टैक्स पेबल आएगा? यस, बट मेरे को क्वेश्चन में बोला टैक्स लायबिलिटी निकालने, तो ये मैंने टैक्स लायबिलिटी निकाल दिया सर। ठीक है, ये एज पर नॉर्मल प्रोविजन। अब यहीं पर मैं आपको लाइन ड्रॉ करता हूं और 115 बीएससी के हिसाब से बता देता हूं। 115 बीएससी के हिसाब से ज्यादा डिफरेंस आना नहीं है सर। ग्रॉस टोटल इनकम पहले लिख लेते हैं, डिडक्शन तो लूंगा नहीं सर। तो ग्रॉस टोटल इनकम है 7678,115, 7678,115। सर इसमें जो आपने एडिशनल डेप्रिसिएशन लिया है, एडिशनल डेप्रिसिएशन उसको ऐड कर लो क्योंकि एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता नहीं है। तो सर 3,10,000 इंटू 20%, 62,000 का एडिशनल डेप्रिसिएशन लिया है सर आपने। एडिशनल डेप्रिसिएशन के अलावा मेरे को नहीं लगता और कोई चेंजेस है जो आने के चांसेस हैं ना, और कुछ नहीं है। तो प्लस कर लेते हैं 7678,115, तो ये आ रहा है सर 7740,115, ये आपकी टोटल इनकम आ गई सर। ठीक है, अब आप इसको टोटल इनकम को राउंड ऑफ कर सकते हो, यहां पर भी राउंड ऑफ नहीं किया था मैंने, आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हो 20 कर सकते हो, यहां पर भी राउंड ऑफ कर लोगे सर 20, और इसके बाद फिर टैक्स लायबिलिटी निकालोगे। ठीक है, यार क्या हो रहा है, फिर टैक्स लायबिलिटी निकालोगे। टैक्स लायबिलिटी कैसा आएगा सर, पहले 15 लाख में तो फिक्स्ड है 1,40,000 ही आता है सर, बैलेंस पे 30%, फिर प्लस 10% सरचार्ज प्लस 4% एजुकेशन सेस, तो निकाल लेते सर। माइनस पहले 15 लाख हटा दो, बैलेंस पे 30% कर लो, फिर क्या बोलते हैं प्लस 1,40,000 कर लो। ठीक है, प्लस 10% कर लो, प्लस 4% कर लो, तो ये टैक्स मेरा आ रहा है 230176। 7 ले लो 8 ले लो, जो लेना है ले लो, वैसे भी टैक्स राउंड अप हो जाता है तो ये 70 ही हो जाएगा टैक्स। समझ आया कैसे निकला बेटा दिमाग में? ये अंडर बोथ द रिजिम अपन ने निकाल लिया, एज पर नॉर्मल और एज पर 115 बीएससी।
एक स्टूडेंट को एग्जाम में जैसा कन्वीनियंट हो वो वैसा निकाल सकता है। अगर आपको पहले 115 बीएससी जमता है तो पहले 115 बीएससी निकाल लो, आपको पहले नॉर्मल जमता है तो पहले नॉर्मल निकाल लो। आई होप क्लियर हुआ होगा। बहुत अच्छे से, बहुत काम कूल तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके समझाया है सर। आई बैठी बात दिमाग में? और सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, पहले नीचे आके पढ़ा करो क्या बोलता है, ठीक है? कभी भी डायरेक्टली क्वेश्चन बनाने स्टार्ट मत कर दिया करो, पहले कभी भी नीचे पढ़ो क्या बोल रहा है वो। Compute his gross total income for the assessment year 25-26 if he is a resident and ordinary resident. ROR RNOR पूरी मेहनत तो करवा दिया। चलो यही लिख लेता हूं बाजू में, ROR NOR और NR यही लिख लेते हैं, ठीक है? देखो इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन ईरान विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली। अच्छा पहले ऊपर तो पढ़ ले। मिस्टर रोहन फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ हिज इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। देखो इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन ईरान विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली। कहां से बिजनेस कंट्रोल हो रहा है? दिल्ली। देखो रेसिडेंट और ये घर जवाई है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इसके लिए कुछ ना सोचा करो, ये तो फंसेगा ही सर, ठीक है? ये उसी केस में नहीं फंसता जिस केस में किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता, तभी बचता ही है, एग्जेम्प्ट इनकम में बचता है, नहीं तो ये गया है, ठीक है? तो मैं टिक कर रहा हूं किसके हाथ में टैक्सेबल है सर, ठीक? ऑर्डिनरी रेसिडेंट पूरा 80,000 टैक्सेबल है। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अब नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हाथ में 80,000 है कि 65,000 है? पूरा 80,000। क्यों सर? सर क्योंकि बिजनेस कहां से कंट्रोल हो रहा है? दिल्ली से। मैंने जो अपना कॉम्पैक्ट बुक प्रोवाइड किया ना सर, उसमें मैंने ये बात सिखाई है सर, एकदम सिंपल सी बात है सर। अगर इनकम एक्रू आउटसाइड इंडिया और ये रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया और ये बट फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो ऑर्डिनरी फंसेगा, नॉट ऑर्डिनरी फंसेगा और नॉन रेसिडेंट बच जाएगा। तो नॉन रेसिडेंट बच गया, बट दिक्कत ये हुई कि 65,000 इंडिया में रिसीव हुआ है, तो नॉन रेसिडेंट बेचारा 65 में जाएगा, ये 80 में जाएगा और ये भी 80 में जाएगा। समझ आई बात? अगला, पेंशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन ईरान। सर सर्विसेज इंडिया में, आपको लगता है हम किसी को छोड़ेंगे इंडिया में सर्विस देगा तो? इंडिया में इनकम एक्रू हो रही है। अगला देखो, डिविडेंड फ्रॉम एन ऑयल कंपनी एंड ईरान बेस्ड कंपनी रिसीव्ड इन ईरान। वाह, ऑर्डिनरी तो हमारा घर जवाई है, बाकी दो को छोड़ दो क्योंकि एनी अदर सोर्स है, एनी अदर सोर्स है, छोड़ दो बाकी दोनों को। अगला, interest on money borrowed by Mr. Dipender, a non-resident for the purpose of investment in shares of XYZ Limited। अरे बाप रे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है सर। अगर इंडिया में बिजनेस पर्पस होता ना सर तो घसीट देता मैं नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट को भी, बट ये तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इंडिया में, तो ऑर्डिनरी तो गया घर जमाई, बाकी दो को छोड़ दो क्योंकि एनी अदर सोर्स है। समझ आई बात? मेरे हिसाब से तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इतना टिपिकल इसमें कुछ था नहीं। नेक्स्ट देखो, एग्जामिन एंड explain the TDS TCS implication in the following cases along with the reason thereof, assuming that the deductee are resident and having a PAN which they have been duly furnished to the respective deductor। PAN number दिए, good। Mr. Ram, an individual carrying on the business, reported a turnover of 89 lakh, ठीक है, for the financial year 23-24। In April 2024, he entered into an agreement with to hire machinery for use in the business operation for a monthly rent of 50,000। सर 194I एप्लीकेबल हो नहीं सकता क्योंकि इसका टर्नओवर नहीं है। 194IB में चाहता तो था एप्लीकेबल करना बट नहीं कर पाऊंगा। सर क्यों? सर 194IB ना सर लैंड और बिल्डिंग और बोथ इस पे एप्लीकेबल होता है सर, ठीक है? और ये क्या है सर? मशीनरी है, 194IB एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है? और वैसे भी 50,000 है, 50,000 से एक्सीड करने में 194IB एप्लीकेबल होता है। आई बात समझ? नेक्स्ट, XYZ Limited having an idle parking lot opted to lease it through a public bidding process। अच्छा, पार्किंग लॉट लीज पे दे रहा है, समझो सर TCS आ गया सर, TCS में 206C ये वाली कहानियां आ गई। अब एग्जैक्ट जाना चाहो तो 1C है सर, ठीक है? अब PSU इमर्ज एज अ हाईएस्ट बीडर। अरे रे किसको दे रहा हूं मैं पार्किंग लॉट? PSU को दे रहा हूं सर। तो अगर PSU है तो TCS आएगा ही क्यों? बायर डज नॉट इंक्लूड में लिखा हुआ था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सर, बाहर करो सर, तो यहां पर TCS एप्लीकेबल हो ही नहीं पाएगा। समझ आया बेटा दिमाग में? मेरे हिसाब से तो इजी क्वेश्चन था। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला। देखो थर्ड क्वेश्चन, पहले नीचे आके पढ़ो, हमसे चाहता क्या है।
नीचे क्वेश्चन में बोल रहा है सर कंप्यूट द क्लेम ऑफ डेप्रिसिएशन कैपिटल गेन। ए भगवान, मजा आ गया भाई। इंस्टीट्यूट ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दे दे और फिर हमें चैलेंज करे कि ला के दिखाओ रैंक, हम ला के दिखाएंगे सर। क्या क्वेश्चन है, मजेदार भाई। मतलब क्या बोलूं मैं। Aditya Trader, a sole proprietor concern, owns 4 machines that was put to use for business purpose in March 2024. The depreciation on this machine is charged at the rate of 15%. WDV दिया हुआ है, 2 मशीन बेचा है सर और 30 दिसंबर 2024 को सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीन 6,10,000 की खरीदा है सर। पता है ये मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये मतलब जो जन्मता बच्चा होता है ना, जो इनकम टैक्स पढ़ना चालू करता है सर, वो ये क्वेश्चन कर लेगा सर। मतलब लिटरली सर, क्या इंस्टीट्यूट हमसे क्या चाह रही है। ठीक है, चाह अच्छा रही है पर भाई एग्जाम में भी दे देना। ये 7,70,000 प्लस 6,10,000 माइनस 10 लाख, ये आ जाएगा सर 3,80,000। ठीक, इस पे अपन डेप्रिसिएशन लगाएंगे, सेकेंड हैंड है तो एडिशनल नहीं मिलेगा सर। 15% डेप्रिसिएशन और दिसंबर की कहानी है सर, उसका भी 50% कर लेना। तो इंटू 15%, इसका भी 50%, ये आ गया सर 28,500। लो भाई डेप्रिसिएशन निकाल दिए भाई। सर क्या कैपिटल गेन की बात है? नो सर। अगर ये 2 मशीन को 15 लाख में बेचेगा तो क्या हो जाएगा? बहुत कुछ बदल जाएगा सर। अगर ये 15 लाख में बेचेगा तो 7,70,000 प्लस 6,10,000 की एक्वायर किया माइनस 15 लाख, तो सर 1,20,000 का कैपिटल गेन आ जाएगा सर। कितना इजी सर, मतलब सीरियसली यार मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। बट एग्जाम में भी दे दे इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन देखो सर, ये तो हमसे आईएचपी की मेहनत करा रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर अरुण एंड रोहित, अज्यूमिंग दैट मिस्टर अरुण एंड रोहित ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। इसमें तो 115 बीएससी दे देता मेरे भाई, तो कम से कम एक स्टूडेंट की इंटरेस्ट को लेके अच्छी प्रैक्टिस हो जाती। चलो भाई, नहीं दिया 115 बीएससी, तब तो फिर ये क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, जिंदगी की जंग। चलो, अरुण and Rohit started constructing independent residential house on a plot of land situated in Delhi. Each house comprises of ground floor and first floor. देखो भाई, एक है अरुण, एक है रोहित। ठीक है, दोनों ने 2 चीजें बनाई सर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। इसने भी बनाया ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। ठीक है भाई, इसके बाद बिल्डअप एरिया दिया हुआ है। नाचू बिल्डअप एरिया को लेके, मिस्टर अरुण कमेंस्ड कंस्ट्रक्शन ऑन 1 अप्रैल 2022 एंड कंप्लीटेड ऑन 1 अप्रैल 2024। आहा, मतलब प्री पोस्ट का इंटरेस्ट में मेहनत कराएगा। चलो कुछ तो है मेहनत वाला, पेज ऐड कर ही लेते हैं अब अपन। ठीक है, पेज ऐड करना ही पड़ेगा क्योंकि प्री पोस्ट की इंटरेस्ट की बात आ जाएगी। तो लो भाई, अरुण का अगर मैं निकालना चाहूं तो डेट ऑफ बोरोइंग दिया हुआ है सर मेरे को 1/4/2022। ठीक है, और डेट ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है सर 1/4/2024। ठीक है, अब रिपेमेंट की एक डेट बच गई है, वो देख लेंगे। ही ऑक्यूपाइड द एंटायर हाउस फॉर हिज पर्सनल रेसिडेंस फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन। लो भाई, अरुण का तो दोनों घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो लो, NAV तक तो मैं बता देता हूं सर नील है। ठीक है, उसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है, पढ़ते क्वेश्चन। Mr. Rohit also commenced construction on 1 April 2022 and completed on 30 September 2024. लो भाई, ये अरुण था, थोड़ा गैप देके रोहित का भी कर लेते हैं। रोहित ने भी सर डेट ऑफ बोरोइंग 1/4/2022 और डेट ऑफ कंप्लीशन सितंबर था ना, 30 सितंबर था मेरे ख्याल से। कहाँ गया? 30 सितंबर, हाँ 30 सितंबर 2024 सर, 30 सितंबर 2024 ये डेट ऑफ कंप्लीशन है। ठीक है भाई, आगे देखो। He occupied the ground floor from 1 October 2024 for his own residence. Ground floor में खुद रहता है। Let out the first floor at a monthly rent of 20,000 for the period from October to December. कहानी है भाई। The tenant vacated the premises on 31st December and Mr. Rohit occupies the entire house. अरे भगवान, इसको रहने कौन बोला था? रहता नहीं तो सर वेकेंसी का केस हो जाता। अब ये एनी अदर रीजन वाला केस है, और अगर एनी अदर रीजन है तो एक्सपेक्टेड रेंट, जितने मंथ प्रॉपर्टी बन के तैयार हो गई थी उतने मंथ का एक्सपेक्टेड रेंट लेके कंपेयर करना पड़ेगा। चलो मैं आपको बताऊंगा ऊपर।
तो सर लिखते हैं, भाई साहब ने ग्राउंड फ्लोर में सोचा सेल्फ ऑक्यूपाइड रहेगा, फर्स्ट फ्लोर को लेट आउट किया और 20,000 पर मंथ पे किया। ठीक है, पर मंथ पे किया। अच्छा, कब से किया सर? अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। तो कितने महीने का रेंट पा लिया सर? 3 महीने का रेंट पा लिया। 20,000 इंटू 3, 60,000। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल है भैया इसका 60,000। क्लियर है रोहित का? आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ बातें दी हुई है, देखते हैं। देखो, द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। The fair rent and the municipal value of each floor, ground and first floor, is 1,72,000। सर हम पढ़ के आए म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में whichever is higher, तो हायर कितना है? 1 लाख। ठीक है, इसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से। मेरे को तो क्वेश्चन में कहीं स्टैंडर्ड रेंट दिख नहीं रहा है सर, तो सर यही मेरा क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट। पर सर ये पर एनम है सर, पर एनम है। मेरी तो प्रॉपर्टी सर सितंबर में बनी है सर, तो सर अक्टूबर से ही तो मेरी प्रॉपर्टी तैयार थी, तो सितंबर तक हो गए 6 मंथ्स, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, 50,000। 50,000 मेरा एक्सपेक्टेड रेंट है 6 मंथ्स का। अब आप एक मस्त वाली बात देखो, एक्सपेक्टेड रेंट यहां पर इसका कितना है सर? 50,000। तो दोनों में whichever is higher, लो भाई GAV, GAV आ गया आपका 60,000। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। म्युनिसिपल टैक्स 8,000 पेड बाय अरुण एंड रोहित। अरुण का तो भाड़ में जाए, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। रोहित का मिल जाएगा, बट सर 8,000 ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों का है सर, तो हम तो सर एक ही को किराए पे दिए ना सर, तो एक को किराए पे दिए तो एक का ही माइनस कर पाएंगे। ये आ गया 56,000। ये मेरा NAV हो गया, माइनस 30% हो जाएगा, कर लेते हैं। 56,000 इसका 30%, 16,800 सर, माइनस इंटरेस्ट होगा सर। ठीक है, देखते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस निहायती बकवास है। अगला देखो, हाउसिंग लोन दिया हुआ है मिस्टर अरुण अवेल्ड, अरुण है ना, रोहित नहीं, अरुण अवेल्ड अ लोन ऑफ 15 लाख एट द रेट ऑफ 12% ऑन 1/4/2022। ठीक है, लो भाई 15 लाख का लोन लिया, एट द रेट 12% लिया। ठीक है, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। अच्छा, रीपेमेंट की डेट भी ढूंढ ही लेते हैं, इतना तो पहुंच ही गए हैं सर। रोहित का भी लिख लेते हैं 10 लाख 10%, 1/7/2022 को लिया है। आ गया 10 लाख एट द रेट ऑफ 10%, ये 1/7/2022 को लिया ना। एक मिनट, कंस्ट्रक्शन कमेंस किया 1 अप्रैल को, बट लोन का जो डेट है वो याद रखना सर। क्या प्यार से खेल रहे सर, देखो लोन की डेट 1/7 है सर, है ना, तो डेट ऑफ बोरोइंग जो है ये 1/7 है सर। ठीक है, 1/4 नहीं है सर, 1/7 है। ओके, ठीक है। नो प्रिंसिपल रीपेमेंट, लो भैया रीपेमेंट तो हुआ ही नहीं है, बधाई हो बधाई हो। नो रीपेमेंट, नो रीपेमेंट, इसमें भी नो रीपेमेंट। ठीक है, तो क्या प्री पोस्ट के इंटरेस्ट के लिए लड़ना पड़ेगा? यस सर, लड़ना पड़ेगा। हम सीख के आए थे सर, जब से लोन लिया है तब से लेके जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर रहा है उसके पहले, तो आप देखो मैं आपको तरीका सिखाता हूं। डेट ऑफ बोरिंग ले लिए, डेट ऑफ बोरिंग से किस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया है सर? ये तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट 24-25 में किया है। इससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर क्या है सर? सर 23-24 है सर। उसकी लास्ट डेट क्या है सर? 31 मार्च 2024 है सर। तो डेट ऑफ बोरोइंग से लेके इस डेट तक क्या होगा? प्री का इंटरेस्ट रहेगा। समझ आई बात? क्लियर हुआ कैसे निकाला? एकदम सिंपल है। और ये 4 है ना, इसका कलर चेंज कहां से होता है? ये लो कलर, ये 4 है ना, ये 4 है। ठीक है, नीचे वाला 7 है। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना। तो सर अब प्री का इंटरेस्ट कितने साल का होगा सर? 2 साल का होगा। तो 15 लाख इंटू 12% इंटू 2 ईयर्स कर लेते हैं भाई। 15 लाख इंटू 12% इंटू 2 ईयर, ये आ रहा है सर 3,60,000। ठीक है, 2 साल का प्री का इंटरेस्ट सर एक बार में नहीं मिलता सर, डिवाइडेड बाय 5, 72,000 सर। प्लस करेंट ईयर में कुछ रीपेमेंट थोड़ी किया है सर, तो करेंट ईयर का भी इंटरेस्ट 1,80,000 हो जाएगा, प्लस 1,80,000 सर 2,52,000 होता है सर।
टोटल इंटरेस्ट। पर सर हम पढ़ के आए सर 2 लाख का ही इंटरेस्ट मिलेगा, 52,000 का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। याद आया ना, मैक्सिमम 2 लाख का ही इंटरेस्ट मिलेगा अरुण के केस में। अब आते हैं रोहित में, फिर वही कहानी है सर। सर किस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया? सर ये तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया है सर 24-25 में सर। सर इससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर क्या होता है सर? 23-24 सर। सर इसकी लास्ट डेट क्या होगी सर? सर 31 मार्च 2024 ये इसकी लास्ट डेट है सर। तो सर बोरो कब से किया है सर? ये ट्रेड, हाँ सर ये बोरो कब से किया है? ये बोरो किया है सर 1/7/2022 से लेके 31 मार्च 2024 तक। कितने महीने हो गए? गिनना पड़ेगा। 2 साल तो होते, 2 साल में आप अप्रैल मई जून हटा दो, 3 महीना हटा दो, तो 2 साल में 3 महीना हटा दिए तो 21 मंथ्स हो गए सर। तो सर 10 लाख, अच्छा इसी को लिख लेता हूँ ना, इंटू 21 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। ये लिखने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 लाख इंटू 10%, ये तो 1 साल का होता है सर। हमें 1 साल का नहीं चाहिए इसलिए डिवाइड बाय 12, हमें 21 मंथ का चाहिए इसलिए मल्टीप्लाई किया। तो ये आ गया, अरे ये आ गया 1,75,000, इतना ही ना, हाँ 1,75,000 प्लस प्लस करंट ईयर का भी तो इंटरेस्ट है ना सर, 1 लाख रुपीज करंट ईयर का इंटरेस्ट। तो दोनों को ऐड कर लो, प्लस 1 लाख। अरे एक मिनट, इसको डिवाइड बाय 5 भी तो करना है। ओ हो सर, इसको डिवाइड बाय 5 कर लो, कितना हो जाएगा सर? 1,75,000 डिवाइड बाय 5 सर 35,000 प्लस करेंट ईयर का इंटरेस्ट 1 लाख, तो प्लस 1 लाख किया तो ये आ गया 1,35,000। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट। पर सर इसका भी तो डिवाइड बाय 2 होगा ना, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर डिवाइड बाय 2, ये आ गया सर 67,500 ईच फ्लोर। यहां लिख लेता हूं 67,500 और एक तो 67,500 का लॉस आ जाएगा, तो ये 56,000 माइनस 30% माइनस 67,500, ये आ रहा है सर 28,300 प्लस 67,500, ये दोनों का लॉस है, इतना पूरा लॉस है। ठीक है, मतलब इतना हमने इंटरेस्ट क्लेम कर लिया है, तो ये पूरा आ जाएगा सर 95,800 का लॉस। मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं था। मेरे हिसाब से अगर आपको ट्विस्ट ही करना था, करना ही था इस क्वेश्चन में ट्विस्ट, तो करो ना 115 बीएससी लेके, मजा आ जाएगा, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में फिर इंटरेस्ट मिलेगा नहीं सर। ठीक है, फिर अगर आपको लॉस भी हो रहा है, ये 28,300 का लॉस भी हो रहा है, तो आप आईएचपी की इनकम से एडजस्ट कर सकते हो, दूसरे हेड में ले जा नहीं सकते, कैरी फॉरवर्ड हो नहीं सकता। 115 बीएससी डालते तो मेरे को लगता है मजा आता है यार, बट ठीक है इन्होंने सिंपल रखा, फाइन, सिंपल ही सही। आई होप समझ आया होगा। और फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा फोर्थ का ए तो देख लेंगे, बट उसके पहले फोर्थ का बी देख लो यार। फोर्थ का बी जो है ये मैं आप लोगों को एक होमवर्क देना चाहूंगा सर। क्यों? इसके पीछे रीजन ये होता है सर, ये बोलता है कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जिनमें पेन लगेगा, तो ये थियोरिटिकल क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हैं सर, ये थियोरिटिकल क्वेश्चन है। ये भी सर आपका रिटर्न से रिलेटेड थियोरिटिकल क्वेश्चन होता है, आप इसको चेक कर सकते हैं, ये कोई ऐसा टिपिकल लेवल पे क्वेश्चन नहीं है सर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर। ठीक है, ठीक है, ये आपसे ये पूछ रहा है सर, इसकी सैलरी की इनकम 8,25,000 है, इसके पास डिडक्शन 2,75,000 है, क्या इसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? यस, हमने बोला था सर बिफोर चैप्टर 6 से डिडक्शन क्लेम करने के पहले अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा होती है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है, तो इसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर। उसके बाद पूछ रहा है आपको कौन कौन से केसेस में पैन नंबर लगेगा, कौन से केसेस में नहीं लगेगा सर, तो ये आप मेरे हिसाब से कर सकते हैं। बट फोर्थ का ए वाला क्वेश्चन अपन जरूर देख लेते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको क्लबिंग सिखाएगा सर। ध्यान दो, देखो क्या बोल रहे क्वेश्चन में, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ मिस्टर Rajesh Kumar's brother gifted 5 lakh to Mrs. अच्छा, explain the consequences of above the provision of Income Tax Act 1961. 14 June 2024, Mr. Rajesh gifted a sum of 3 lakh to his brother's wife. Okay, Mrs. Neha. On 12 July 2024, the Rajesh Kumar's brother Rakesh gifted 5 lakh to his minor son.
अरे भैया, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। ये तो हो गया क्रॉस ट्रांसफर। बहुत जन्मों बाद इसका क्वेश्चन देखने को मिला। क्रॉस ट्रांसफर है सर। राजेश ने राकेश की वाइफ को, इसकी वाइफ, इसको गिफ्ट किया सर 3 लाख रुपए का, और राकेश ने राजेश के बेटे माइनर को गिफ्ट किया 5 लाख। हमने पढ़ के आया था क्रॉस ट्रांसफर के केस में क्लबिंग सेम अमाउंट पे होती है, तो क्लबिंग कितने अमाउंट पे होगी? 3 लाख पे। सिंपल है सर। तो 3 लाख पे ये इंटरेस्ट कितना आ रहा है सर? 3 लाख इंटू 9%, 27,000। बट सर ये दिया कब है सर? जून। ठीक है। डिपॉजिटेड कब करिए? ये अगस्त में। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने हो गए सर। तो इंटू 9% इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 8 डिवाइड बाई 12, ये आ रहा है सर 18,000। 18,000 का इंटरेस्ट आ रहा है जो क्लब हो जाएगा। बहुत सिंपल है सर। जो वाइफ को मिला वो राकेश के हाथ में, जो बच्चे को मिला वो राजेश के हाथ में। सिंपल, एकदम सिंपल। इसमें क्या दिक्कत थी? इसमें तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें एक खास बात है कि माइनर सन को गिफ्ट किया है सर। और अगर माइनर सन को गिफ्ट किया है तो सर क्या हम 1032 में एग्जेम्पशन ले सकते हैं 1500 की? यस, हम ले सकते हैं। अब ये माइनर सन में जो इनकम है वो किसके हाथ में क्लब होने वाली है सर? सिंपल सी बात है सर। राजेश या अंजलि, उसकी वाइफ, जिसकी इनकम ज्यादा हो, और बोल रहा है कि अंजलि की इनकम ज्यादा है, वाइफ की इनकम ज्यादा है एज कंपेयर टू राजेश, तो सर किसके हाथ में क्लब हो जाएगा? अंजलि के हाथ में। बट अंजलि 1500 का एग्जेम्पशन ले लेगी माइनर के केस में। सिंपल था ये क्वेश्चन। है समझ? बैठा दिमाग में? ये हमारा इनकम टैक्स वाला पार्ट हो गया सर। इनकम टैक्स वाला पार्ट तो हो गया। बाकी ये मैंने आपको बोला था सर पेन नंबर वाला, ये सिंपल आप कर सकते हो सर। यहाँ पेन नंबर नहीं, यहाँ पेन नंबर कहाँ चाहिए, पेन नंबर कहाँ नहीं चाहिए, ये केस में चाहिए, ये केस में चाहिए, ये केस में नहीं चाहिए, ये केस में नहीं चाहिए, ये आप कर सकते हो सर। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। ये हमारा इनकम टैक्स वाला पार्ट खत्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन जीएसटी वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।